हाँ बच्चों, चलो 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 चलो, कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है। एक है इनकम, बोलो हाँ या नहीं। एक है एक्सपेंस, इनकम को मानो इनफ्लो, एक्सपेंस को मानो आउटफ्लो, तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेट कैश फ्लो। नेट प्रॉफिट तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेट कैश। लेकिन क्या सारी इनकम इनफ्लो हो ऐसा जरूरी है? कई इनकम ऐसी हो सकती है जो इनकम हो पर उसके लिए पैसे अभी ना आए हो। कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो खर्चे तो हो पर अभी उनके लिए कैश नहीं दिया हो। तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या क्या, नॉन कैश एक्सपेंसेस जो माइनस हो चुके हैं पर हमको करने नहीं थे क्योंकि वो कैश में नहीं गए थे, इसलिए उनको क्या कर देंगे, प्लस। और जो नॉन कैश इनकम है उनको क्या कर देंगे, माइनस। तो नॉन कैश एक्सपेंस को प्लस करेंगे, नॉन कैश इनकम को माइनस करेंगे, तो जो आखिरी बचेगा वो बचेगा नेट कैश फ्लो। वो क्या बचेगा, नेट कैश फ्लो। ये होता है एडजस्टेड पीएनएल मेथड। ये क्या होता है, एडजस्टेड पीएनएल मेथड। नहीं आया कि आया? इस बात में डाउट जा रहा है कि कैसे होगा कि इनफ्लो है पर इनकम है पर इनफ्लो नहीं है? हाँ बेटा, इनकम हमारी कैश इनफ्लो होती है। अरे हाँ ना बोलो यार, क्या जरूरी है सारी इनकम कैश इनफ्लो हो? पहले तो ये बात बताओ, क्यों नहीं? अक्रूड बेसिस में कमा लिया पर मिली नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं यहां पे लिख देता हूं, इनकम है रेंट, ठीक है, जो इनकम है पर अभी मिली नहीं है। वैसे एक्सपेंस में मान के चलो डेप्रीसिएशन। क्या है बेटा, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के लिए पैसे तो देने नहीं पड़ते। आपने सारी इनकम को बोल दिया कैश इनफ्लो, सारी इनकम को क्या बोल दिया, कैश इनफ्लो। सारे एक्सपेंसेस को क्या बोल दिया, कैश आउटफ्लो। नेट प्रॉफिट को क्या बोला, नेट कैश फ्लो। क्या बोल दिया, नेट कैश फ्लो। मेरे से किसी ने बोला नेट कैश फ्लो कितना है, मैंने कहा जितना नेट प्रॉफिट है उतना ही नेट कैश फ्लो है। तो मेरे को किसी ने बोला कुछ भी गलत गलत मत बोलो। मैंने कहा अच्छा क्या गलत बोल रहा हूं? तो उन्होंने बोला कि इसमें एक्सपेंस में डेप्रीसिएशन माइनस है। मैंने कहा है। तो बोले क्या उसके लिए कैश दिया? मैंने कहा नहीं दिया। तो फिर कैसे बोल रहे हो कि नेट प्रॉफिट नेट कैश फ्लो है? मैंने कहा यार बात तो सही बोल रहे हो, मैंने सारे खर्चे माइनस किए हैं जिसमें डेप्रीसिएशन जुड़ा हुआ है, और मैं बोल रहा हूं सारे खर्चे कैश आउटफ्लो है, तो ये तो गलत बात हो गई ना। तो नेट प्रॉफिट में कुछ ऐसे खर्चे माइनस हो गए हैं जो नेट कैश फ्लो में आने नहीं चाहिए, तो उनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। उनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। जैसे डेप्रीसिएशन माइनस हो चुका है तो उसको क्या कर देंगे, ऐड। नॉन कैश एक्सपेंस को क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि वो कैश के नहीं थे और माइनस हो गए थे। हटाने के लिए क्या किया, प्लस। नहीं समझे कि समझ गए? उसी प्रकार से इनकम में क्या जुड़ा हुआ है, अक्रूड रेंट। क्या जुड़ा हुआ है, अक्रूड रेंट। क्या कमाया है, क्या कमाया तो है पर मिला है क्या, क्या कैश इनफ्लो हुआ है, लेकिन जबरदस्ती जुड़ा हुआ है, तो उनको क्या कर दो, अलग। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस को क्या किया, अलग प्लस करके, और नॉन कैश इनकम को भी क्या किया, अलग माइनस करके। तो नॉन कैश एक्सपेंस को करेंगे प्लस, नॉन कैश इनकम को करेंगे माइनस। आपकी क्या आ जाएगी, नेट कैश फ्लो। क्या आ जाएगी? इसका प्रैक्टिकल नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही है कि हम नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं। हम नेट प्रॉफिट क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ऐसा एडजस्ट करते हैं कि सिर्फ कैश वाली चीजें आ पाए। नहीं आया कि आया? अब एक बार रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो। इन दिस मेथड the opening balance is adjusted with the anticipated increase decrease in current assets, current liabilities, provision for depreciation, special receipts and net profit for the year before taxation and appropriation। ये same net cash operating activity जैसा ही है। From the aggregate amount these estimates taxation and dividends payable, expenditure on fixed assets and special payments if any are deducted, the resulting balance is estimated as cash in hand at the end of the budget period। कुल मिला के प्रॉफिट लेते हैं, जो जो कैश नहीं गया उसको प्लस करते हैं, जो जो कैश इनकम नहीं आई उसको माइनस करते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जिसपे कैश गया है जो पीएल में नहीं आई है उनको क्या कर देते हैं, माइनस। मोटा मोटी एक लाइन बोलूं तो प्रॉफिट को, किसको बेटा, प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं। प्रॉफिट क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं कैश एक्टिविटीज के लिए। नहीं आई क्या ये बात सर में? द वाइटल पॉइंट डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड एंड एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड इज दैट, यही पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो, द फॉर्मर टेक्स इनटू अकाउंट ओनली कैश ट्रांजैक्शंस while the latter considers non-cash items as it reverses all accruals। जो मैंने बोली आपको बात। Further, adjusted profit and loss method gives only the broad idea of the cash position, whereas receipts and payment method furnishes the maximum possible details। ये बात समझ में आ रही है? जो adjusted P&L है वो रफ आइडिया देता है, ज्यादा अच्छे से कौन समझा पाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, वो ज्यादा डिटेल में बता पाता है। कुछ सुना, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें छूट भी सकती है, तो इन्होंने वही बोला कि दोनों चीजें सेम है, पर जो रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड ज्यादा डिटेल देता है, वो एग्जैक्टली बताता है ये आया, ये गया, और नेट कैश फ्लो।
जबकि पीएनएल मेथड क्या बताता है, इतना प्रॉफिट है, ये नहीं गया, ये नहीं आया, और तब जाके नेट कैश फ्लो आया। तो ये उल्टी भाषा में बात करता है, वो सीधी भाषा में बात करता है, वो ज्यादा डिटेल बताता है। समझ आ रहा है? पक्का आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। तीसरा क्या होता है? बैलेंस शीट मेथड। तीसरा क्या होता है? ये और भी साधारण होता है, पर ये और थोड़ा मतलब उतना अच्छा डिटेल नहीं बताता। हम एक बैलेंस शीट बना लेते हैं साल के एंड की। क्या बना लेते हैं? यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं, यहाँ पे रिजर्व्स लिख देते हैं, यहाँ पे सारी चीजें नॉन करेंट लायबिलिटी वगैरह लिख देते हैं, यहाँ पे करेंट लायबिलिटी वगैरह लिख देते हैं, यहाँ टोटल लिख देते हैं। बोलो हाँ या नहीं? फिर यही टोटल यहाँ पे भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ 40 लाख आया तो यही टोटल यहाँ पे भी लिख देते हैं। बोलो हाँ या नहीं? यहाँ पे फिक्स एसेट्स लिख देते हैं, नॉन करेंट एसेट्स लिख देते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स लिख देते हैं, ठीक है क्या, करंट एसेट्स लिख देते हैं, और सारे डेटा स्टॉक लिख देते हैं, और आखिरी में जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो क्या निकाल लेते हैं हम? कैश। आखिरी में जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो हम क्या निकाल लेते हैं? कैश। क्या बात समझ में आ रही है? इससे बैलेंस शीट मेथड से हम बता पाते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग कैश कितना बचा हुआ है, लेकिन इसमें डिटेल नहीं पता चलती कितना आया कितना गया, सिर्फ ये पता चलता है कि लास्ट डेट पे हमारे पास कितना कैश बचा हुआ है। नहीं समझे कि समझ गए? एक बार फिर से बोलता हूं, बैलेंस शीट टैली होगी, ये पक्का है क्या? हाँ या नहीं? अरे हाँ ना, अकाउंटिंग सही करोगे तो बैलेंस शीट टैली होगी ना बेटा। तुम्हारी बात नहीं करता हूं, नहीं भैया हमारी तो टैली नहीं होती, अरे वो नहीं बोल रहा हूं। आम दुनिया में बैलेंस शीट टैली होती है अगर सब कुछ सही रहता है। तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी पूरी लिख ली 40 लाख की, तो पक्की बात है एसेट भी कितने के होंगे? 40 लाख। अब बाकी सारे एसेट्स जोड़ लिए, कितने के हैं? 35 लाख के। कितने के हैं? तो कैश कितना होगा? 5 लाख। बैलेंसिंग फिगर निकाल के हम कैश का अमाउंट निकाल लेते हैं। अभी भी नहीं सोच पा रहे हो क्या? हाँ या ना? देखो एक बार रीड करते हैं अपन क्या लिखा हुआ है, फिर पूछ लेना। अंडर दिस मेथड फॉर प्रिपेयरिंग कैश बजट अ फोरकास्ट बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द बजट पीरियड विद ऑल द आइटम ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। सारे आइटम्स लिख देते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटी, बस एक आइटम नहीं लिखते। क्या नहीं लिखते? एक्सेप्ट कैश बैलेंस विच इज अराइव्ड एज द बैलेंसिंग फिगर। The magnitude of the two sides of the balance sheet excluding cash balance determine whether the bank account would show a debit or credit balance। मतलब हो सकता है कई बार बैंक ओवरड्राफ्ट आए। क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। समझते हो बैंक ओवरड्राफ्ट? जितना पैसा होता है उससे ज्यादा निकाल लिया। तो अगर बैलेंसिंग फिगर लायबिलिटी साइड आ रहा है, अगर बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रहा है? लायबिलिटी साइड, यानी क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। और असेट साइड आ रहा है तो क्या है? बैंक बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। हाँ या ना? फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया? अरे बोल बच्चे। मतलब यहां पे बैलेंस शीट में मैंने आपको जो बताया था, आपको लायबिलिटी कितने की? 40 लाख की लायबिलिटी कितनी है? बाकी कैश को या बैंक को छोड़ के बाकी सारे एसेट कितने के आ रहे हैं? 45 लाख के। कितने के आ रहे हैं? उल्टा ज्यादा कैसे आ रहा है? मतलब कि आपने क्या लिया हुआ है? बैंक ओडी। यहां पे 5 लाख आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि वो क्या हो जाती है? लायबिलिटी। आपका बैंक बैलेंस माइनस में है, आपका बैंक बैलेंस काय में है? माइनस में। और अगर इस साइड आ रहा है तो प्लस में है। बहुत सिंपल सी बात। हाँ या ना? फटाफट बोलो। एक एग्जाम में नहीं आती कोई बात, लेकिन एक बैंक से रिलेटेड बात मैं आपको क्लास के आखिरी में एक चीज समझाऊंगा, ठीक है क्या? अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि अपन फिर डिस्कशन से यहाँ वहां हो जाएंगे। चलेगा क्या? अरे हाँ बोलो बे, ठीक है क्या? तो यहां तक समझ गए सब? तो अब ये बैंक बैलेंस कितने मेथड होते हैं? 3। एक होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, दूसरा होता है एडजस्टेड पीएनएल, तीसरा होता है बैलेंस शीट। हालांकि ये सब सिर्फ थ्योरी में है, मेन प्रैक्टिकल आपको वैसे ही आएंगे जैसे अपन कल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इतना परसेंट 50 इस महीने की सेल्स का 50% अगले महीने मिलेगा, तो फिर 30% अगले महीने मिलेगा, 10% अगले महीने मिलेगा, बताओ कितना मिलेगा। ऐसे वाले क्वेश्चन आए। नहीं आया समझ में? आओ एक आध क्वेश्चन करते तो शायद तुम समझ पाओ। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ मई, जून एंड जुलाई। क्या क्या क्या? मई, जून एंड जुलाई ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा सिर्फ एक ही बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, फिर सीधे एमसीक्यू में कूदेंगे अपन। फालतू टाइम इन्वेस्ट करने का सेंस नहीं है इसमें, ठीक है क्या? लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसलिए करा दे रहा हूं। कब बनाना है? मई, जून, जुलाई। अब इनने दिया देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। हमको कब का बनाना है? ये 3 महीनों का। बोलो बच्चे। इनने क्रेडिट सेल्स दे दी, क्रेडिट परचेजेस, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। हाँ या नहीं? कब का बनाना है? मई, जून, जुलाई। कैश बैलेंस ऑन 1 में 17 8,000, यानी ओपनिंग कैश बैलेंस इनने हमको दे दिया। कितना दे दिया? 8,000। प्लांट कॉस्टिंग 16,000 इज ड्यू फॉर डिलीवरी इन जुलाई। कब? जुलाई में एक प्लांट आएगा। पेबल 10% ऑन डिलीवरी एंड बैलेंस आफ्टर 3 months। तो डिलीवरी कब होगी?
प्लांट कॉस्टिंग जो 16,000 इज ड्यू फॉर डिलीवरी इन जुलाई, तो डिलीवरी कब होगी मशीन की, कब होगी, जुलाई में। 10% पेमेंट करना है डिलीवरी में, यानी जुलाई में कितनी पेमेंट करनी है, 16,000 का 10%, कितनी पेमेंट करनी है, 1600। बाकी कब करनी है, 3 महीने बाद, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर में। हमको कब का अकाउंट बनाना है कैश बैलेंस, मई जून और जुलाई का, यानी हमको तो सिर्फ 10% से लेना देना है, 16,000 का 10%, यानी कितना बोले तो 1600। नहीं आया क्या, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। एडवांस टैक्स ऑफ 8,000 ईच इज पेबल इन मार्च एंड जून, यानी मार्च में भी 8,000 पे करना है और जून में भी। तो मार्च का तो हमको बनाना नहीं है, लेकिन जून के लिए कैश आउटफ्लो हो जाएगा। हाँ या नहीं बोलो। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स, यानी कि हम जिससे माल खरीदते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सप्लायर। वो हमको 2 मंथ का पीरियड देते हैं, 2 मंथ्स। वो हमको कब का, महीने का देते हैं, 2 महीने का। यानी मार्च की पेमेंट कब होगी, मई में। अप्रैल की पेमेंट कब होगी, जून में। हाँ, और जून की पेमेंट, मई की पेमेंट कब होगी, जुलाई में। हाँ, और फिर मई की तो कब होगी, अगस्त में। तो हमको वो लेना है ही नहीं, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, सिर्फ मई जून और जुलाई में हमको निकालना है। और कस्टमर को हम कितना पैसा समय देते हैं, 1 महीने का। यानी मार्च वाला कब पेमेंट करेगा, अप्रैल में, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में, जून वाला जुलाई में, जुलाई वाला अगस्त में। लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मतलब कि पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना होता है, आधा महीना। याद है कल अपन ने किया था आधा महीने वाला। जब आधा महीना होता है तो इस महीने का आधा और पिछले महीने का आधा इस महीने में जाएगा। बोलो हाँ या नहीं। अगर मैं बोलूं मई में कितनी पेमेंट जाएगी, तो मई का आधा और अप्रैल का आधा। याद आया। जून में कितना जाएगा, जून का आधा, मई का आधा, क्योंकि उन्होंने बोला 15 आधे महीने की पेमेंट करते हैं, तो पिछले आधे महीने की बची होगी और इस आधे महीने की पेमेंट होगी, क्योंकि इस वाले बाकी आधे महीने कब होगी, अगले महीने। याद आया, कल ही समझाया था मैंने। ठीक है क्या। लैग इन पेमेंट ऑफ ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस कितना है, 1 महीना। यानी 1 महीना हम क्या करते हैं, लेट, वही मार्च का अप्रैल, अप्रैल का मई। तो देखो किसके बोला उसने, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस का बता दिया। पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोला है। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और वेजेस दोनों के लिए सेम होगा क्या, इनने बोला नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग बोला है तो वेजेस के लिए भी वही होगा जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कितना है मैन्युफैक्चरिंग, आधा, तो वेजेस के लिए भी क्या होगा, आधा। हाँ या नहीं बोलो। और क्रेडिट सेल्स, परचेज सेल्स के लिए उसने बता दिया 2 महीने और 1 महीने। क्या आप एक बार ट्राई करोगे सिर्फ मई, जून और जुलाई का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो निकाल के नेट कैश बैलेंस निकालने का, कर पाओगे ट्राई, हाँ ना बोलो। गिव इट अ ट्राई। नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा, जल्दी करो। मतलब कैश वेजेस के लिए आपको वो नहीं लेना है कि आधे महीने का वेजेस क्या है, कुछ नहीं दिया ना वेजेस के लिए, तो ये मानोगे उसी महीने की पेमेंट उसी महीने हो जाती है। क्या बात समझ में आ रही है। यानी मई की पेमेंट कितनी होगी, 10, जून की कितनी होगी, 8.5, और जुलाई कितनी होगी, 9.5। ये तुमको एमसीक्यू में भी काम आएगा। ऐसे लिखो मई, फिर लिखो जून, फिर लिखो जुलाई। हमको इसके आगे से कोई लेने देना नहीं, इसके पीछे से कोई लेने देना नहीं। सबसे पहले देखो ऊपर जो आइटम है उनको पकड़ो एक एक करके। क्या है सबसे पहले, क्रेडिट सेल्स। क्या है, अब क्रेडिट सेल्स में एक ही थोड़ी लिखेंगे, तो हाँ चलो क्रेडिट सेल्स की जगह, हाँ चलो अपन को लिखना थोड़ी, क्रेडिट सेल्स मतलब क्रेडिटर से कितना पैसा मिला। क्रेडिट सेल्स की जगह यहां पे लिख सकते हो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। क्या क्या क्या, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। समझ रहे हो। मई में कौन कौन सा पैसा आएगा हमको ये सोचना है। पहले मुझे बताओ वो डेटर को कितना पैसा देते, कितना समय देते हैं, 1 मंथ। तो मार्च की पेमेंट होगी अप्रैल में, अप्रैल की पेमेंट होगी मई में। तो मई में किसका पैसा आएगा, अप्रैल का, यानी कितना आएगा, 62,000। उसी प्रकार से जून में किसका पैसा आएगा, मई का, कितना होगा, 64,000। और जुलाई में किसका पैसा आएगा, जून का, कितना है, 58,000। नहीं आया कि आया, तो ये क्या हो गया, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। एनी डाउट। अब क्या है, डेटर्स के बाद ऊपर लाइन में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स, तो लिख दो पेमेंट टू क्रेडिटर्स। हाँ, अब पेमेंट टू क्रेडिटर्स में क्या आएगा मुझे बताओ, जिनको हमको पेमेंट करनी है। कितना देते हैं अब, 2 महीने का। मार्च की पेमेंट होगी मई में, तो मार्च की लिखो कितनी होगी बेटा, 36,000। अच्छा ये माइनस में आएगा क्योंकि ये पेमेंट है। हाँ, मार्च की पेमेंट होगी मई में, अप्रैल की पेमेंट होगी जून में। कितना है अप्रैल में, 30, और मई की होगी जुलाई में, कितनी है,
ये आया कि नहीं आया? उसके बाद क्या है मुझे बताओ? वेजेस। वेजेस तो जिस महीने की उसी महीने की होगी। 10 साढ़े 8, 10 साढ़े 8 साढ़े 9, माइनस माइनस माइनस। डिड यू गेट इट और नॉट? अगला क्या होगा वेजेस के बाद? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। क्या बोला उसने? आधा महीना का टाइम बोला है, तो आधा महीना मतलब इस महीने का आधा, पिछले महीने का आधा। कितना लोगे बताओ मुझे? 4.5 का आधा कितना होगा? हाँ, और 3 का आधा 1500, तो 1500 प्लस 2250 कितना हो जाएगा? सॉरी, मई में नहीं आया। मैं हाफ वाला फिर से देखो। उनने बोला है जैसे ये अप्रैल है, क्या है? उनने बोला हम आधे महीने की पेमेंट करते हैं, मतलब फर्स्ट 15 डेज की पेमेंट कब होगी? अप्रैल में ही 16 से 30 के बीच में। हाँ, और 16 से 30 की पेमेंट कब होगी? मई में इसकी पेमेंट कब होगी? मई में 1 से 15 के बीच में। हाँ, और फिर मई की 1 से 15 की पेमेंट कब होगी? मई में ही 16 से 30 के बीच में। हाँ, और 16 मई की पेमेंट कब होगी? जून की 1 से 15 के बीच में। बोलो हाँ या नहीं? तो मई में कौन कौन सी पेमेंट हुई? अप्रैल की सेकेंड हाफ की हुई मई के फर्स्ट वीक में, बोलो हाँ। और मई के फर्स्ट हाफ की पेमेंट हुई सेकेंड हाफ में, हाँ या नहीं? तो मई में कौन कौन सी पेमेंट हुई? 2, एक अप्रैल की आधी और एक मई की आधी। नहीं आया कि आया? अब जून में कितनी होगी? मई की आधी और मई की और जून की आधी। हाँ, और जुलाई में कौन सी पेमेंट होगी? जून की आधी और जुलाई की आधी। नहीं आ रही? क्या आ रहा? पिछले महीने की आधी और इस महीने की आधी। अब देखो पिछले महीने की आधी और इस महीने की आधी कितनी कितनी होगी? पिछले महीने कितना हो जाएगा? 2250 प्लस 3500 का आधा कितना हो जाएगा? तो 2250 प्लस 1750 कितना हो जाएगा? 4000। तो यहां कितना हो जाएगा? 4000। मेरा पेन चलना बंद हो गया, 2 मिनट रुकना। देखो तो कितना आएगा? जून में कितना आएगा? मई का आधा। जून में कितना आएगा? मई का आधा, यानी 4500 का आधा 2250 ऑलरेडी किया हुआ है। 3500 का आधा कितना हो जाएगा? 1750। कितना हो जाएगा? 1750। तो 2250 प्लस 1750 कितना हो जाएगा? बचाओ बेटा, 4000। हाँ, और उसी हिसाब से 4000 का आधा कितना होगा? 2000, और 1750 तो कितना हो जाएगा? 3750। ये काय का हो गया? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया। बोलो हाँ या नहीं? उसके बाद क्या है बेटा? ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा? ऑफिस एक्सपेंस। क्या होगा? ऑफिस एक्सपेंस। क्या बोला हमने ऑफिस एक्सपेंस के लिए? 1 महीने। तो अप्रैल की पेमेंट मई में, मई की पेमेंट जून में, जून की पेमेंट जुलाई में। फटाफट बताओ कितना आएगा? अप्रैल का कितना ऑफिस एक्सपेंस? 1500। समझ गए ना? और क्या है उसके बाद? ऑफिस एक्सपेंस के बाद कितना बोला है? 1 महीने। सेम, तो उसका भी पिछले महीने का ले लो। आर यू ऑल श्योर? श्योर यार, श्योर। ठीक है क्या? तो हाँ, मैंने बोला आर यू ऑल श्योर? ठीक है, चलो। तो अच्छा, चलो चलो, रिसिप्ट और पेमेंट्स को माइनस करो, नेट कैश फ्लो निकालो, फटाफट निकालो सबका। 62 माइनस 36 माइनस 10 माइनस 3750 माइनस 1500। अच्छा, ओपनिंग कैश भी तो दिया है, सॉरी। ओपनिंग कैश कितना होगा? 8000। तो 8000 को प्लस करो और इन सबको माइनस करो। पहले का निकालो। अरे ओपनिंग कैश पहले मई का निकालो, फिर जो मई का क्लोजिंग आएगा वो जून का ओपनिंग बनेगा। जल्दी करो, पहले मई का बस निकालो यार। 62 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 62 था ना ये। 62 प्लस 8 हो जाएगा 70। 70 में से सारी चीजें माइनस करो। बताओ फटाफट, कैलकुलेटर चलाना अलाउड है। कितना आ गया? 13750। ये सेकंड का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। अब माइनस करके क्लोजिंग निकाल लो, फिर वो ओपनिंग डाल के वो निकाल लो। बनेगा क्या? फटाफट करो, यही दिया आंसर्स भी।
कल और आएंगे रहने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, जल्दी करो। तेरह सात इसमें बाकी सारे फिगर्स देखो सही है क्या? 64,000 प्लस 13,750 करो कितना होता है? ठीक है, फिर एक्सपेंसेस में क्या क्या लिया हुआ है उनने? 38, 8.5, 4, 2.5, 4.5। ओ दो चीजें इंफॉर्मेशन और दी थी ना बेटा, क्या दी थी? एक एडवांस टैक्स पे करना है कब? 8,000 इन मार्च एंड जून, तो जून में एक एडवांस टैक्स लिख दो 8,000 का। हाँ, और एक और चीज थी प्लांट वाली, 1,600 रुपए लिख दो। कहां पे बेटा? जुलाई में। हाँ चलो बन जाएगा ना। हाँ कर लोगे, लिख लो इसको आराम से। चलो आओ, नेक्स्ट क्या बेटा तुम्हारा? द ये कैश बजट समझ गए तुम? बोलो हाँ। अब ये तुम पढ़ लेना, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट क्या होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बनाया जाता है, कौन कौन से खर्चे होने हैं, ठीक है क्या? फिर होता है फाइनल या मास्टर बजट। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ क्या होता है मास्टर बजट। सारे बजटों को मिला के, आपने मटेरियल का एक बजट बनाया, लेबर का एक बजट बनाया, कैश का एक बजट बनाया, सारे बजट को मिला के ओवरऑल फाइनल एस्टिमेटेड बैलेंस शीट पीएनएल बनाया जाता है कि कितना हम प्रॉफिट कमाने वाले हैं। सबको कंबाइन करके जो बजट बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मास्टर बजट। ये पढ़ के आना है, और मैं बता दे रहा हूं आज मैंने कुछ नहीं बोला, कल 26 जनवरी हो सकता है छुट्टी भी रहे, परसों इतना पूरा सब ये चैप्टर वाइंड अप करके आएंगे जितना मैं पढ़ाऊंगा। हाँ या ना बोल दो। और जो नहीं पढ़ के आया उसको तो मैं सोच लेना क्या ही कर लूंगा ना, उसका कर ही नहीं सकता हूँ। अगला कौन सा बजट है बेटा? दो प्रकार के बजट होते हैं, एक होता है फिक्स बजट। एक कौन सा बजट होता है? फिक्स्ड। एक होता है फ्लेक्सिबल। फिक्स बजट क्या होता है? फिक्स होता है। और फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल। सुन लो, फिक्स क्या होता है, जो अब जैसे मान के चलो मेरे पास एक प्लांट है। प्लांट मतलब पौधा नहीं बेटा, पूरी एक फैक्ट्री। उस प्लांट की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स। कितनी है? मैं सोचा यार इतना अपनी, या 1 लाख यूनिट्स मान लेते, 10,000 यूनिट्स थोड़ा बेइज्जती सी लगती है। 1 लाख यूनिट्स कैपेसिटी है। अब 1 लाख में मुझे लगा यार 1 लाख यूनिट्स तो बिकेंगे नहीं, तो हम सिर्फ 60% प्लांट को इस बार यूटिलाइज करेंगे और 60,000 यूनिट्स बनाएंगे। कितने यूनिट बनाएंगे? और मैंने पूरा एक बजट बना दिया 60,000 के हिसाब से। अब मान के चलो मेरे पास नए ऑर्डर्स आ गए और मुझे 1 लाख की जगह 60% की जगह कैपेसिटी कितना यूटिलाइज करना है? 80%। तो अगर मैंने फिक्स बजट बनाया है तो वो इसके लिए फिक्स है, मैं इसको इस 80% के लिए यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने फ्लेक्सिबल बजट बनाया है, क्या बनाया है? फ्लेक्सिबल, तो मैं कुछ कैलकुलेशंस करके इस 60% को काय में कन्वर्ट कर दूंगा 80%। जब एक पर्टिकुलर कैपेसिटी के लिए बनाया जाए उसको बोलते हैं फिक्स बजट। क्या बोलते हैं? फिक्स बजट। लेकिन जब हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चेंज होने पे थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज करके नया बजट, पूरा बजट शुरू से ना बनाना पड़े, सिर्फ उसमें ऑल्टरेशंस करके हम एक्चुअल कैपेसिटी के लिए बना सकते हैं, तो वो कौन सा बजट है? फ्लेक्सिबल। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के हिसाब से क्या होता जाएगा? ट्रांसफॉर्म होता जाएगा। ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमें कुछ कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। नहीं आया कि आया? अरे हाँ बोलो रे। देखो क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। फिक्स बजट क्या होता है? अ बजट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड और फिक्स लेवल, सॉरी, is known as fixed budget. It does not change. It does not change with the change in the level of activities. Therefore, it becomes unrealistic measuring yardstick as the level of activity actually attained does not confirm the assumed for budgeting process. मतलब कि ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ये गड़बड़ी है, क्योंकि जितना आप सोचो उतना ही बनाओ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये मेजरिंग यार्ड स्टिक मतलब कि जो स्केल है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप जब चेंज करोगे तो आपको बजट वो उसके लिए रहेगा ही नहीं। ये तो सिर्फ आपने 60% में सोचा था, 70% हो गया तो क्या बोलोगे? पूरा बजट कैंसिल।
तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी उसके आगे उन्होंने यही सारी बातें बताई होंगी, समझ लोगे क्या आगे का। हाँ, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, ठीक है, ये ज्यादा मेन फ्लेक्सिबल बजट ही है। द CIMA लंदन, द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग लंदन, डिफाइंस फ्लेक्सिबल बजट एज अ बजट विच बाय रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न्स इज डिजाइन टू चेंज एज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंजेस। जैसे जैसे वॉल्यूम या आउटपुट चेंज होगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका बजट भी क्या होता जाएगा, चेंज। इट इज अ बजट प्रिपेयर्ड इन अ मैनर so as to give the budget cost for any level of activity, recognizing the difference between fixed। अच्छा, अब ये बजट बनाने के लिए मेन चीज आपको क्या करनी पड़ी, आपको कॉस्ट को 3 पार्ट में बांटना पड़ता है। कितनी पार्ट में, 3। एक पार्ट होती है आपकी फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कौन कौन सी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल। अब मैं 60% से 70% में मूव हुआ, 70 से 90 में मूव हुआ, तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी 70 में भी और 90 में भी। वेरिएबल क्या हो जाएगी, वेरी हो जाएगी 60 से 70, 70 से 90। और सेमी वेरिएबल भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लेकिन थोड़े अलग तरीके से चेंज होगी। हाँ या नहीं, फटाफट बोलो। तो इस बजट में हम क्या करते हैं, हम जब बजट बनाते हैं तो हम लिख देते हैं ये फिक्स खर्चे, ये वेरिएबल है और ये सेमी वेरिएबल, ताकि जब 60 से 70 जाओ तो आपको कुछ ज्यादा ना करना पड़े। फिक्स्ड को एज इट इज कर दो, वेरिएबल को चेंज कर दो प्रोपोर्शनेटली। हाँ, और सेमी वेरिएबल का एक पैटर्न होता है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। हाँ या ना, फटाफट बोलो। इन शॉर्ट हम फ्लेक्सिबल बजट में खर्चों को 3 पार्ट्स में बांटते हैं। किस किस में, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। फिक्स को फिक्स रहने देते हैं, वेरिएबल को प्रोपोर्शनेट कर देते हैं, सेमी वेरिएबल को दूसरे तरीके से प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। हाँ या नहीं, फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया, मैं चाहता हूं कि सीधे क्वेश्चन के थ्रू ही तुमको बताऊं तो तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहां देखो इलस्ट्रेशन 5 अपन देखते हैं, सुन रहे हो क्या, हेलो। एपेक्स कंपनी कैन प्रोड्यूस 4000 यूनिट्स, कितने, 4000 सर्टेन प्रोडक्ट एट 100% कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी कितनी है, 4000 यूनिट्स की। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है क्या। अब देखो, अब अप्रैल में कितने बने, 2800, और मई में कितने बने, 3600। तो बताओ कितने परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइज हुई है, यहाँ पे 4000 था और 2800 बने हैं, तो 70%, 4 7 28। हाँ, और 4000 था, ये 3600 बने, तो ये कितने परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइज हुई है, 90%। नहीं आया कि आया। अब 2800 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100 तो हो जाएगा 70%, और 3600 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 90%। हाँ बोलो बच्चों, तो 2800 70% है और 3600 90%। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, खर्चों को बाइफरकेट करना है, किसमें, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। तो सबसे पहले तो फिक्स पकड़ेंगे अपन। देखो, पावर 1800 से 2000 चेंज हुआ है, 500 से 560 चेंज हुआ है, 700 से 900 चेंज हुआ है, 14 से 1800 चेंज हुआ है, 1000 से 1000। ये खर्चा कौन सा हो गया, फिक्स्ड। कोई डाउट है क्या, फिक्स को पीला कलर कर दिया अपन ने। इंस्पेक्शन 200 से 240, डेप्रीसिएशन 1400 से 1400, तो ये भी क्या हो जाएगा, फिक्स। हाँ, तो ये दो ही खर्चे क्या है, फिक्स। अब हमको बाकी जो बचे वो या तो क्या होंगे, वेरिएबल, या तो क्या होंगे, सेम। वेरिएबल क्या होता है, जो सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 रुपए का कम मटेरियल लगाता हूं, कितने रुपए का, तो 40 यूनिट्स में कितना लगेगा, 40 इंटू 2 80। 50 में कितना लगेगा, 50 इंटू 2 100। और 60 में कितना लगेगा, 60 इंटू 2 120। हाँ, तो ये क्या है, सेम प्रपोर्शन में चेंज होंगे कम से कम। मतलब कि अगर मैं तुमको बोलूं 40 यूनिट का 80 है, तो 50 का कितना होगा, तुम निकाल पाओगे क्या, 40 का कितना है 80, तो 50 का कितना x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना करोगे 80। हाँ, यानी 40 का कितना है 80, या इतना ज्यादा सोचना भी नहीं है, तो साधारण बताऊं तो 40 कितना है 80, बोलो हाँ। तो एक का कितना है 80 डिवाइडेड बाय 40, कितना हो गया 2, और 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100। यानी सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है। नहीं आया कि आया, एक बार अपन चेक करते हैं कैसे। जैसे पावर 1800 रुपए, कितना है, कितने यूनिट्स का, 2800 यूनिट्स का ना बे। पावर खर्चा कितना है 1800, कितने यूनिट्स का 2800 यूनिट्स का, तो 3600 यूनिट्स का कितना होगा, निकाल सकते हो क्या, 1800 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू 3600।
1800 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू 3600। 2314। नहीं आया समझ में क्या बोल रहा हूँ। 1800 कितने यूनिट्स के लिए? 2800 के लिए। अरे 1800 कितने यूनिट्स के लिए है? तो 1800 डिवाइड बाय 2800, एक का कितना इंटू 3600, तो कितना आया? 2314। क्या 2314 है? मतलब सेम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हुआ। मतलब ये क्या है बेटा? सेमी वेरिएबल। ये क्या है बेटा? सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल को अपन पिंक कलर करेंगे। हाँ या ना फटाफट बोलो। अरे यार नहीं आया। अगला देखो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है? 500। कितने का? 2800 का। तो 3600 का कितना? 500 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू 3600, कितना हो रहा है? ये कितना है? 560। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? पिंक कलर, यानी सेमी वेरिएबल। नहीं आया कि आया? अब लेबर का देखो, 700 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू 3600, ये सेम है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? वेरिएबल। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? वेरिएबल। इसको ब्लू कलर करेंगे, भी पेन नहीं चलना है। हाँ या नहीं? कंज्यूमर्स निकालो, 1400 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू 3600, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? वेरिएबल। हाँ या नहीं? चलो, क्या तुमने बाइफरकेट कर लिया? फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। अगर सेम है तो क्या है? फिक्स्ड। अगर प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहा है तो क्या है? वेरिएबल। और अगर प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं हो रहा है तो क्या है? सेमी वेरिएबल। प्रोपोर्शनेटली कैसे निकालना मैंने आपको बता दिया। जैसे 1800 किसके लिए? 2800 के लिए। तो 3600 के लिए कितना? ये सीधे सीधे 1800 डिवाइडेड बाय 2800, एक का आ जाएगा इंटू 3600। अगर वही फिगर आता है तो क्या है? वेरिएबल। और वही फिगर नहीं आता, मतलब प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं हुआ, तो क्या है? सेमी वेरिएबल। डिड यू गेट इट और नॉट? फटाफट बोलो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यही बजट आपको बनाना है 60% के लिए या 70-90, चलो 20 का बनाते 80% के लिए। कितने के लिए? क्वेश्चन में किसी के लिए बनाने बोला है कि उन्होंने? हाँ, 80 और 60 दोनों के लिए बोला। किसके लिए बनाना है? 80 के लिए। किसके लिए? तो जो फिक्स वाली चीजें हैं वो तो 80 में भी क्या रहेगी? सेम। हाँ, और जो वेरिएबल वाली चीजें वो क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शनेट 80 के लिए। यानी कि जैसे कि वेरिएबल वाली चीज कौन सी है? इनडायरेक्ट लेबर। हाँ, तो क्या करोगे? 700 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू जो 80 वाला यूनिट होगा। पहले 80 वाला यूनिट कितना होगा बताओ? 4000 का 80%, यानी कितना होगा? 3200। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 100%। तुमको 80% के लिए बनाना है, तो अगर मैं 4000 मेरी 100% कैपेसिटी है, मैं 80% यूटिलाइज करूंगा तो कितने यूनिट बनाऊंगा? 4000 का 80%। नहीं समझे? अगर मैं 100% कैपेसिटी 4000 है, 70% बनाया तो 4000 का 70% बनाया, 90% बनाया तो 4000 का 90% बनाया। अब 80% बनाना तो कितना बनाऊंगा? 4000 का 80%, यानी कितना बनाऊंगा? 3600, सॉरी 32। हाँ या नहीं? अब 32 के लिए फिक्स तो फिक्स ही रहेगा। वेरिएबल निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? जैसे 700 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू 3200। हाँ या नहीं बताओ? तो फिक्स निकाल लिया, वेरिएबल निकाल लिया। सेमी वेरिएबल कैसे निकालना वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले एक कॉलम खींचो बाजू में, किसका? 80 वाला, और उसका फिक्स सेम लिख दो, वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लिख दो। फिर मैं तुमको सेमी वेरिएबल निकाल के बताऊंगा। हाँ या नहीं? पर पहले नोट करो, इतने को जल्दी करो और ट्राई करो खुद से। चलो, अब सेमी वेरिएबल कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। 70 में कितनी है बेटा सेमी वेरिएबल? 1800। और 90 था ना? 90 में कितनी हो गई थी? अब इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट तो है नहीं, यानी वेरिएबल एंड फिक्स का क्या है? कॉम्बिनेशन। तो हमको पहले वेरिएबल और फिक्स को बाइफरकेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाइफरकेट। जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। 1800 से कितना हो गया? 2000। तो कितने का चेंज आया है? 200 का। कितने के लिए? 70 से 90 के लिए, यानी किसके लिए? 20 के लिए। बोलो हाँ या नहीं? तो पर के लिए कितना आएगा? पर परसेंट के लिए? या इसको एक काम करो, पर यूनिट करो। कितने यूनिट से? 70 में यूनिट्स कितने थे मुझे बताओ, वो इजी पड़ेगा। कितने यूनिट्स है? 2800। और 90 में कितने यूनिट्स आएंगे तुम्हारे? 3600। यही है। तो 1800 से 2000 कितने का फर्क है? 200 का। नहीं आ रहा है कि आ रहा है?
1800 से 2000 कितने का फर्क है रुपयों में? 200 रुपए बढ़े हैं। कितनी यूनिट्स में? 800 यूनिट में। बोलो हाँ या नहीं? तो एक यूनिट में कितने बढ़े हैं मुझे बता सकते हो क्या? 200 डिवाइडेड बाय 800, 200 डिवाइडेड बाय 800 कितना हो जाएगा? तो ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या हो गई? ये हो गई पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो लग रही है। अब आप किसी भी एक में पुट करके देखो, चाहो तो 2800 और 36 ये वाले कॉम्बिनेशन में, या तो ये वाले कॉम्बिनेशन में, या तो 70 वाले में, या तो 90 वाले में, किसी भी एक में पुट करके देख सकते हैं। अपन किस में पुट करके देखते हैं? 70 वाले में। किस में पुट करके देखते हैं? 70। मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई है? 0.25। तो 2800 यूनिट की कितनी होनी चाहिए? 2800 इंटू 0.25 कितनी होनी चाहिए वेरिएबल कॉस्ट? 700। 2800 इंटू 0.25 कितनी होगी? तो ये 1800 में से 700 रुपए क्या है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। हाँ या नहीं? तो बाकी बची कितनी हो जाएगी? 1800 माइनस 700 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1100 रुपए तुम्हारी क्या हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट। हाँ या ना? फटाफट बोलो। अभी और सिखाऊंगा, बस सुनते जाना। बस यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब तुमको ये पता है कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 0.25। हाँ, और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1100। ये एक में पुट करके देख लिया तुमने। अब चाहो तो क्रॉस चेक करने के लिए 90 में पुट करके दिखा देता हूं। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 0.25, यानी 3600 इंटू 0.25 कितना होगा बताओ? 900। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1100। फिक्स कॉस्ट निकाली थी ना अपन ने। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1100। तो 900 प्लस 1100 2000 आ गया। 2000। हाँ या नहीं? पूरा बोल रहा हूं, सुनना। हमने प्रोपोर्शनेट चेक किया, प्रोपोर्शनेट सही नहीं आया, तो मतलब क्या है? सेमी वेरिएबल। क्या है? सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल निकालने के लिए कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में बाइफरकेट करना पड़ेगा। इतने चेंज के लिए इतने यूनिट्स का चेंज आया है, तो एक यूनिट का चेंज कितना? पर यूनिट का चेंज निकाल लोगे। अब ये जो पर यूनिट का चेंज है वो क्या है बेटा? वेरिएबल। वो क्या है? वेरिएबल। उस वेरिएबल को सेमी वेरिएबल में पुट करके देखोगे, जितना वेरिएबल आएगा वो वेरिएबल होगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा बचा होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा। जैसे कि 2800 से 3600 यूनिट्स थे, 1800 से 2000। कॉस्ट कितने से बढ़ी? 200 से। कितने से बढ़ी? 200 से। यूनिट्स कितने से बढ़े बेटा? 800 से। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? 200 डिवाइडेड बाय 800 कितनी आ गई? 0.25। कितनी आ गई? 0.25। ये 0.25 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको पुट करो किसमें बेटा तुम? किसी भी एक में, यानी जैसे कि 2800 में। कितना आ जाएगा? 700। कितना आ जाएगा? 700। तो 1800 में से 700 रुपए क्या हो गई? वेरिएबल। 1800 में से 700 क्या हो गई? वेरिएबल। तो बाकी जो बची कितनी बची? 1100। वो क्या हो जाएगी? फिक्स। वो क्या हो जाएगी? फिक्स। अब अगर मैं बोलता हूं आपको किसके लिए निकालो? 80% के लिए। कितने के लिए? 80%। तो 4000 का 80% कितना होगा? 3200। हाँ, अरे 3200 यूनिट्स के लिए निकालना है। बोलो हाँ। पर यूनिट आप निकाल चुके हो। कितना निकाल चुके हो? 0.25। तो 3200 इंटू 0.25 800। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1100। तो 1100 प्लस 800 1900। डिड यू गेट इट और नॉट? ओके, नहीं समझे कि समझ गए? कौन सा? मैं अभी ये अपन लेके चलते हैं, फिर मैं डाउट्स ले लूंगा, नहीं तो बाकी सब घूम जाएंगे। मैं तेरे को अभी समझाने जाऊंगा। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं पूरा। सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो क्या? लिखना एक ना छोड़ के सब सुन लो। 70% में, यानी 2800 यूनिट्स में वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी तुम्हारी बेटा? 1800। 2800 में कितनी थी? 1800। 3600 में कितनी थी? 2000। सबसे पहले हम चेक करेंगे वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल। वो कैसे चेक करेंगे? 2800 डिवाइडेड बाय 1800 डिवाइडेड बाय 2800। इससे निकलेगा हमको कितनी आई? 2314। जबकि है तो कितनी? 2000। यानी वेरिएबल तो नहीं है। क्या होगी? सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड भी नहीं है तो क्या होगी? सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में चेंज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चेंज। यानी कि 2000 माइनस 1800 कितने का? इसको अगर फॉर्मूला देना चाहो तो तुम देख सकते हो। क्या? चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। मैं फॉर्मूला को बहुत ज्यादा बिलीवर नहीं हूं, पर फिर भी चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो 1800 से कितना हो गया? 2000। तो कितने का चेंज आया है? 200। चेंज इन कॉस्ट, हाँ, डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। कितना होगा चेंज इन यूनिट्स?
2800 से 3600 कितना हो गया 800। तो चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, यानी कितना हो जाएगा बेटा 200 डिवाइडेड बाय 800, कितना आ गया, ये क्या आ गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाँ कि ना। अब उसका फिक्स पोर्शन निकालना है, उसे क्या निकालना है फिक्स पोर्शन। किसी भी एक में पुट करके देखो, 2800 में पुट करके देखो, 2800 इंटू 0.25 700, तो 1800 में से ये 1800 था, उसमें से 700 क्या है वेरिएबल, 700 क्या है वेरिएबल, तो बाकी क्या हो जाएगा फिक्स, यानी 1800 माइनस 700 कितना हो जाएगा 1100 क्या हो जाएगा तुम्हारा फिक्स, 1100 तुम्हारा क्या हो जाएगा फिक्स। अब तुम किसी भी लेवल में इसको पुट करके देख सकते हो। अभी के लिए मैं तुमको 90 में पुट करके दिखा रहा हूं, यानी 3600 इंटू 0.25, अरे 3600 इंटू 0.25 कितना होता है 900 प्लस 1100 की फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा 2000। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। अब ऐसे ही मुझे एक बार 80 का निकाल के दिखाओ कितना आएगा 80% का, यानी 3200 यूनिट्स का कितना आएगा बताओ। 0.25 निकाल लिया तुमने, 0.25 इंटू 3200 कितना आएगा 800 प्लस 1100, फिक्स कॉस्ट निकाल चुके हो, फिक्स ही रहती वो सब में, कितना हो जाएगा 1900। हाँ या ना फटाफट बोलो। मैं लिखवा भी दूंगा, फॉर्मूला भी बनवा दूंगा, सब करवा दूंगा, पर पहले एक बार कैलकुलेशन अच्छे से सीख लो। अगला सेमी वेरिएबल कौन सा मुझे बताओ। 500 से 560, चेंज इन कॉस्ट कितना है 500 से 560 हुआ है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अबे बोलो ना बे। 500 से कितना हुआ 560, तो चेंज इन कॉस्ट कितना है 60 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, कितना है चेंज इन यूनिट्स मुझे बताओ बेटा। 2800 3600 तो वही 800, तो 60 डिवाइडेड बाय 800 कितना होगा 0 पॉइंट पर यूनिट। ये क्या हो गई वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या हो गई वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको पुट करो 2800 में, तो 500 में से 210 क्या है बेटा वेरिएबल, 500 में से 210 क्या है बेटा वेरिएबल, तो बाकी कितनी हो जाएगी 290 क्या हो जाएगी फिक्स्ड। हाँ या नहीं, चेक करने के लिए 90 में पुट करके देखते हैं। 0.075 आया था तुम्हारा राइट, इनटू कितने यूनिट्स है तुम्हारे 3600, 270 प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी थी तुम्हारी 290, कितना हो जाएगा 560। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया। अब तुमको बोला 80% के लिए निकालो, 80% के लिए कितने यूनिट्स है 3200, कितने यूनिट्स है 3200, कैसे निकालोगे 0.075 इंटू 3200 कितना हो गया 240 प्लस कितना करोगे 290, तो कितना कर दोगे 530, ये 530 तुम्हारी क्या हो गई बेटा फिक्स कॉस्ट। हाँ यानी फटाफट बोलो। ये देखो 530 590, और जो सेमी वेरिएबल दूसरा कौन सा था पावर वाला 1900, यही आया था अपना। हाँ या ना फटाफट बोलो। अरे यार तीसरा करो, अच्छा तीसरा करो, तीसरा सेमी वेरिएबल कुछ है क्या, इंस्पेक्शन करके बताओ खुद से। 200 से 240 हुआ है, अरे यार कितने का चेंज है 40 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू ये आ गया पर यूनिट, कितनी आई वेरिएबल कॉस्ट 0.05 इंटू 2800, 140 माइनस फिक्स कितनी आ गई 60, फिक्स आ गई 60। अब वहां कितना करोगे तुम 80 का निकालो, 80% का निकालो, यानी 3200 का, 3200 इंटू 0.05 प्लस 60 220। तूने फिगर गलत ले लिया स्नेहा, नहीं आया समझ के आ गया। हेलो झूम गए क्या, हाँ कितने लोग झूम गए हाथ उठाओ। अरे दिलेरी से डरना नहीं किसी से, कितने लोग झूम बराबर झूम सराबी। लॉजिक समझ में आया, थक भी गए हो अभी ज्यादा सोच ली हो तो बस एक चीज समझो, ओए
एक चीज समझो, ये लाइन अगर समझ में आ रही तो सब समझ में आ गया, फिर मैं कल कराऊंगा। क्या है? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, इससे क्या आएगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बोलो हाँ या नहीं। अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आई है, इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई किससे? नंबर ऑफ यूनिट से। बोलो हाँ या नहीं। तो इससे क्या आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। बोलो हाँ या नहीं। इसको माइनस करो किससे बेटा? टोटल कॉस्ट से। तो क्या आ जाएगी? फिक्स कॉस्ट। बोलो हाँ या नहीं। तो आपको फिक्स कॉस्ट मिल गई और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गई। बोलो हाँ या नहीं। अब जिसका भी निकालना है, अब जिसका भी निकालना है, क्या करोगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, और प्लस क्या कर दोगे? फिक्स कॉस्ट। तो तुम्हारी क्या आ जाएगी? टोटल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ या ना? हाँ, इसमें आप कुछ पूछना है तो पूछ लो, इसको नोट करना है तो कर लो। वो लिख दूं मैं? ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई और फिक्स कॉस्ट, तो कैलकुलेशन कैसी हो जाएगी फिर तुम्हारी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अरे अभी थोड़े दिन में बहुत तेज तेज करने लग जाओगे ये तुम। क्या मतलब? क्योंकि बेटा ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमारा काम है। अब तुम समझो ना, उनको थोड़ी पता है कि पावर में इतना फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ये है। वो तो बिजली का बिल भरते हैं बस, कि पावर का इतना खर्चा आया, पिछले महीने आया था 2800, इस महीने आया 3600। ये तो तुम जानते हो, तुम अकाउंटेंट हो, तुम कॉस्टिंग वाले बंदे, तुम कैलकुलेट कर रहे हो कि एक चीज, उनको थोड़ी पता है कि एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। चलो ये तो फिर भी बताओ, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। ये तुम पढ़े लिखे हो ना, वो तो धंधे वाले हैं। सेमी बेटा, सेमी वेरिएबल हम अलग अलग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिजली का बिल है, अब तुम्हारा इस महीने आया 1800, अगले महीने आया 2800, तो वो लिख के देगा क्या? बिजली का फिक्स कॉस्ट इतना है और वेरिएबल कॉस्ट इतना है, पावर का बिल आ गया। अब तुमने देखा कि यार पावर का बिल प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल। एक मिनिमम रेंट तो वो लोग लेते ही लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, नहीं समझेगी समझे? तो तुमने आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल। फिर तुमने बताया इतना कितना है? फिक्स्ड। तुम ओला कैब में बैठ के गए, 1 किलोमीटर गए, एक दिन पैसा लगा 50 रुपए, दूसरे दिन 1.5 किलोमीटर गए, तब भी पैसा लगा 50 रुपए, तीसरे दिन 3 किलोमीटर गए, पैसा लगा, या 2 किलोमीटर गए तीसरे दिन, तब भी लगा 50 रुपए, तीसरे दिन गए 2.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, तब लगा 70 रुपए। तो तुमने आइडेंटिफाई किया कि 50 किलोमीटर में भी 20, 1 किलोमीटर में भी 50, 2 किलोमीटर में भी 50 और 2.5 में 70, यानी 2 किलोमीटर तक इन लोग फिक्स लेते हैं। कितना लेते हैं? 50। और उसके बाद इन लोग क्या करते हैं? वेरिएबल। तो अब लेकिन वेरिएबल कैसे करते हैं? तो तुमने बोला 2 का लगा 50 और 2.5 का लगा 70, तो आधे किलोमीटर कितना लगा? 20 रुपए। तो तुमने पर किलोमीटर निकाल ली, इतनी लगी, प्लस 50 तो फिक्स्ड है ही। ये तुमने अकाउंटेंट को दिया, तुम अकाउंटेंट हो, तुम बताओगे भैया 50 रुपए फिक्स्ड है, प्लस पॉइंट इतना रुपए क्या है? वेरिएबल है। हाँ या नहीं? हम ही तो वो लोग हैं ये जो बना के देंगे। नहीं समझे कि समझ गए? समझ गई? हाँ या नहीं? फटाफट बोलो, नहीं आया कि आया? अरे बोलो बच्चे, ये पढ़ के बता दो, ठीक है? चलो मैं अच्छे से लिख देता हूं ना। हाँ, अबे यार ये अलग बात है, एक तो मैं बता रहा हूं, ऊपर से बोल भूख लग रही है। हाउ टू कैलकुलेट, मेरे को भी तो भूख लग रही है बेटा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? क्या मैं अच्छे से लिख देता हूं ना। स्टेप 1, कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है? ये कैसे करोगे? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बोलो हाँ या नहीं? स्टेप 2, कैलकुलेट फिक्स्ड पोर्शन, कैलकुलेट क्या बेटा?
फिक्स्ड पोर्शन ऑफ, कैलकुलेट फिक्स पोर्शन, बस इतना ही लिखता हूं, ठीक है। कैलकुलेट फिक्स पोर्शन, ये कैसे करोगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो स्टेप 1 में आई है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, इसको किससे माइनस करोगे? टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट से माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बोलो हाँ या नहीं? तो बाकी जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट। बोलो हाँ या नहीं? फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। डिड यू गेट इट और नॉट? फटाफट बोलो हाँ। अब क्या आएगा तुम्हारा स्टेप 3? क्या आएगा तुम्हारा स्टेप 3? स्टेप 3 में क्या करोगे बताओ? बोलू? कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस फिक्स कॉस्ट। हालांकि इतना बड़ा तुमको दिखने में लग रहा होगा कि भैया इतना सारा करना पड़ेगा, 2 मिनट में चुटकियों में कैलकुलेटर में करेंगे अपन, क्या बात समझ में आ रही है? अभी देखने में लंबा लग रहा है, हम कॉपी भी नहीं उठाएंगे इसके लिए, सीधे कैलकुलेटर में ये चीज करेंगे। पर कल मैं आपको ये चीज अच्छे से करना और प्रैक्टिस करा दूंगा एमसीक्यूज के थ्रू। हाँ या ना? फटाफट बोलो। क्या स्क्रीनशॉट भेज दूं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस फिक्स कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। ये कुछ नहीं है, छोड़ो। मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट स्टेप 1 से आएगा, ये लिखा हुआ है, वो कुछ नहीं है। डिवाइडेड बाय पढ़ रहे हो उसको, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया। हो गया? ये भेज दूं? भेज भी दे रहा हूं, लिख भी लेना, सब कर लेना। 2 मिनट रुका करो बस जिंदगी में। कहां है सीएस एग्जीक्यूटिव? हाँ बेटा, चलो अभी इसके बाद लंच चाहिए क्या तुम लोग को? ये है तुम्हारा 15 मिनट का लंच है, देन विल बी बैक।